हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो सब्जेक्ट लेकर आई हूं प्रैक्टिस सेट का, वो है हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं लेवल 2, यानी जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आप दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अभी तक की हमने भारतीय संविधान के 372 क्वेश्चन यानी 372 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियोस में। तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपलोड की है, तो आप सब उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उससे भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 373 से। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 373 की ओर। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि कौन से कर या शुल्क केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो पहला ऑप्शन है निर्यात शुल्क, दूसरा है आयकर, तीसरा है सीमा शुल्क, चौथा है विदेशी ऋण और पांचवा यहाँ पर स्टेटमेंट कहता है नगर निगम कर या फिर कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, उसके लिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या कहता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि 1, 2 और 3 सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है 2, 3 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है 2, 4 और 5 सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है केवल 6 सही है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये कहता है विवाह और संविदा, बीमा आर्थिक व सामाजिक कल्याण, बीमा श्रम कल्याण, उपयुक्त विषय किन सूचियों में आते हैं? आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर संघ सूची और राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची या फिर संघ सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है योजना आयोग के प्रमुख कार्य कौन से हैं? योजना की तैयारी, योजना का क्रियान्वयन, योजना के लिए वित्त का प्रबंध। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि केवल 1 सही है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि केवल 2 सही है। 375 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन और पुनरीक्षण किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग या फिर लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट देखते हैं। भू राजस्व, पुलिस, कारागार, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है 1 और 2 सही है। दूसरा कहता है केवल 1 सही है। तीसरा कहता है 3 और 4 सही है। चौथा कहता है केवल 4 सही है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्या है? तो 1 और 2 यहाँ पर सही है, भू राजस्व और पुलिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहने वाली नदी या जलाशयों के जल के विभाजन से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की भूमिका कौन अदा कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, योजना आयोग। तो इन चारों में से कौन कर सकता है? तो यहाँ पर योजना आयोग कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, संघ राज्यों
राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री, या फिर डी कहता है उपरोक्त सभी परिषद के सदस्य होते हैं। 379 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधानधीन अभिकरण है? राजभाषा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, केवल 1 और 2। तो यहाँ 380 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपातकाल के दौरान संविधान का संघीय स्वरूप, पहला ऑप्शन कहता है एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है, दूसरा है संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीसरा है यथावत बना रहता है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 381 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है? शिक्षा का, केंद्रीय आबकारी एवं कस्टम शुल्क, रक्षा का, या फिर परिवहन और संचार का। 382 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, शिक्षा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर यूएसआर के संविधान से। तो 383 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यूएसए के संविधान से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट कहता है राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दूसरा है दृढ़ दलीय अनुशासन, तीसरा है केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, और चौथा है क्षेत्रीय दलों का उदय। तो यहाँ पर कौन सा कूट सही है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है 2, 3, 4 सही है, दूसरा कहता है 1, 2 और 4 सही है, तीसरा कहता है 1, 2, 3 सही है, और चौथा कहता है 1, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 384 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है आपको ये बताना है? शक्तियों के वितरण पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, या फिर राष्ट्रीय एकता पर। 385 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, राष्ट्रीयताओं के समझौते पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं भारत में हैं? केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर है 386 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ही सुविधाएं क्या हैं यहाँ पर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है इसमें से? तो पहला है भारतीय ऑडिट एंड अकाउंटेंट सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, या फिर भारतीय पुलिस सेवा। 387 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आती है? कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आती है? भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा। तो उपयुक्त में से सही का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन कहता है 1, 2, 3, 4 सही है, दूसरा कहता है 2, 3 और 4 सही है, तीसरा कहता है 1, 3 और 4 सही है, चौथा कहता है 1, 2 और 4 सही है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा 388 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सारे ही क्या हैं यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोष नौकरशाही का नहीं है? जनता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण, लाल फीताशाही, औपचारिकता, या फिर निरंकुशता या अनुत्तरदायित्व। तो 389 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, जनता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही का प्रमुख कार्य है प्रदत्त व्यवस्थापन एवं वित्तीय कार्य,
अर्ध न्यायिक कार्य, प्रशासनिक नीति का निर्माण, उपरोक्त सभी। 390 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रदत्त व्यवस्थापन एवं वित्तीय कार्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 391, ये क्या कहता है? तो ये कहता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, ऑप्शन की ओर बाद में चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि नौकरशाही को प्रजातंत्र के लिए खतरा समझना व्यर्थ है, क्योंकि पहला यहाँ पर जो है स्टेटमेंट कहता है नियंत्रण की अंतिम सत्ता मंत्री परिषद में निहित है। नियंत्रण करने की अंतिम सत्ता संसद में निहित है, नियंत्रण करने की अंतिम सत्ता जनता में निहित है, या फिर नियंत्रण करने की अंतिम सत्ता राज्याध्यक्ष में निहित है। अब निर्देश क्या दिया गया है कि निम्न प्रश्नांशों में 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को उसका कारण बताया गया है, आर है यानी कि। तो इसमें से कौन से दोनों वक्तव्य में से सही उत्तर कौन सा होगा, कौन सा यहाँ पर कूट सही होगा? तो पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन और उसका जो रीज़न दिया गया है वो सही है, तथा आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है, स्पष्टीकरण करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर चौथा ऑप्शन है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो 391 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि ए गलत है परंतु आर क्या है, रीज़न क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के मध्य निम्नांकित अंतरों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। यहाँ पर सही नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल 1 ही स्तर के मंत्री होते हैं। तीसरा है यहाँ पर मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, जबकि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति। चौथा कहता है प्रशासनिक नीतियों का निर्धारक व वास्तविक शासनकर्ता मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद नहीं। 393 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है। सी क्या कहता है? मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, जबकि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 394, ये कहता है कि कौन सी निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अपनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, दूसरा है सापेक्ष बहुमत पद्धति, तीसरा है संचयी मत पद्धति और चौथा है सूची पद्धति। तो 394 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 395 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग का है? लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव,
विधानसभाओं का चुनाव या फिर उपरोक्त सभी। 396 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा, सारे ही यहाँ पर सही उत्तर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर विधि आयोग। 397 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्वाचन आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर गृह मंत्रालय। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र को सबसे बड़ी हानि क्या होगी? अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पर हानि क्या होगा लोकतंत्र का? तो जन अभिव्यक्ति का साधन नहीं रहेगा, जनमत राजनीति की शिक्षा से वंचित रह जाएगा, सरकार तथा जनता के मध्य संबंध नहीं रहेगा, या फिर शासन स्वेच्छाकारी और निरंकुश हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 399 का, कि शासन क्या हो जाएगा? स्वेच्छाकारी हो जाएगा और निरंकुश शासन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 400, और अभी तक की हमने 400 प्रश्नों के, भारतीय संविधान के 400 प्रश्नों को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको इन सब प्रश्नों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं वॉच किया है भारतीय संविधान से रिलेटेड, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आप सब उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि यहाँ तक कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो लगभग 400 क्वेश्चंस, कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 400 कहता है भारतीय दल व्यवस्था के संबंध में क्या सही है? यह द्विदलीय पद्धति है, यह एक दलीय पद्धति है, यह एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति है, या फिर यह बहुदलीय व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 400 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यह एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दबाव समूह राजनीतिक दल से किस दृष्टि से भिन्न होते हैं? ये संख्या में अधिक होते हैं, ये सुसंगठित होते हैं, ये जनता से कटे रहते हैं, ये सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 401 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में समानता का होना, क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों का आधिक्य, भाषा, धर्म, जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीतिक दल, और चौथा है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 202 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? पहला है भारतीय किसान यूनियन, दूसरा है जनसंघ, तीसरा है भारतीय मजदूर संघ, चौथा है फिक्की। तो यहाँ पर 403 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, जनसंघ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का पर्यायवाची है? गैर सरकारी संगठन, अनौपचारिक संगठन, लॉबीज, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 404 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को किस प्रकार का दबाव समूह माना जा सकता है? सामुदायात्मक दबाव समूह, अनुसामुदायात्मक दबाव समूह, या फिर प्रदर्शनकारी दबाव समूह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 405 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही होगा, सामुदायात्मक दबाव समूह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी संघ की राजभाषा है क्योंकि यह अधिक सरल और शीघ्रता से सीखी जा सकती है। दूसरा है
देश में अधिसंख्य लोग की भाषा है और हिंदू धर्म की अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें इस भाषा में अनुवादित हैं, या फिर यह एक प्राचीन भाषा है। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि यहाँ जो देश के अधिकतर लोग हैं वो क्या हैं, हिंदी भाषी लोग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। ये कहता है कि संविधान के अनुसार कौन सी भाषा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक कामकाज में प्रयोग की जाती हैं। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भाषा और चौथा है हिंदी या फिर अंग्रेजी। 407 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, अंग्रेजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है आज के इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न। ये कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी राजभाषाएं हैं, 22, 15, 14 या फिर 10। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं। तो ये था हमारा संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ भारतीय संविधान की नहीं देखी हैं, आप सब प्लीज़ चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी यहाँ पर इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी तक की हमने भारतीय संविधान के 408 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके काम का वहाँ पर ज़रूर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।